12 अक्टूबर सुबह के टाइम एक खाकरोब सफाई कर रहा था और ये कॉल करके पुलिस को ये बताता है कि मैं इस टाइम रावी रोड पर टोल प्लाजे के करीब सफाई कर रहा हूँ। मुझे इस रोड के किनारे पर एक गठड़ी मिली है। मुझे ऐसे लगता है कि इस गठड़ी के अंदर किसी की लाश है। जैसे ही ये खाकरोब जो है वो पुलिस को इतला देता है और उसके बाद मुतलका थाने की नफरी जो है वो फौरी तौर पे जाए वकुआ पर जाकर पहुंचती है। पुलिस जब भी इस गठड़ी को देखती है तो उसके बाद पुलिस इस गठड़ी को खोलने के लिए इसके करीब जाते हैं। तो पुलिस वाले जब इस गठड़ी को खोलते हैं तो ये गठड़ी 3 तारों के अंदर जो है वो बंद थी। तह के अंदर जो है वो एक कपड़ा बंधा हुआ था। इसके बाद जैसे ही ये इस कपड़े को खोलते हैं तो उसके बाद एक और तह लगी हुई थी चादर की। चादर की इस तह को जब खोला जाता है तो उसके बाद एक बड़ा सा पॉलीथीन बैग होता है जिसमें एक खातून की लाश को बंद किया जाता है। बज़ाहिर जब इन्होंने कपड़े को खोला था तो किसी भी चादर के ऊपर खून का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। पॉलीथीन बैग को खोलने के बाद पुलिस इस खातून की लाश को जो है वो अस्पताल भेज देती है ताकि इसका पोस्टमार्टम कराया जा सके। इसके बाद पुलिस के पास एक एफआईआर दर्ज की जाती है जो कि नामालूम लाश के हवाले से एफआईआर दर्ज किया जाता है और पुलिस जो है वो इस एफआईआर के मुतालिक काम करना शुरू करती है। सबसे अच्छी खबर मेरे पास ये है कि पुलिस ने 72 घंटों के दौरान जो है वो इस मुजरिम को भी अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद इसने सारी बात खुलकर पुलिस को बता दी। नाज़रीन कराम, यहाँ पर बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात यकीनन आप लोग जानना चाहेंगे कि आखिर ये खातून कौन थी और इस खातून को कत्ल करने के बाद जो है वो पॉलीथीन बैग में पैक कर रावी रोड पर ही क्यों फेंका गया। खातून को कत्ल करने वाला शख्स कौन था और जिस शख्स ने इस खातून का कत्ल किया उसका इसके साथ क्या ताल्लुक था। ये तमाम तर सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात यकीनन आप लोग जानना चाहेंगे। नाज़रीन कराम, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो लाहौर में पेश आया है और ये वाक़या लाहौर में रावी रोड पर पेश आया है। ये वाक़या जिस फैमिली के साथ पेश आया है, इस फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद सरवर। मोहम्मद सरवर की एक अहलिया है और इसकी अहलिया का नाम रुखसाना और रुखसाना के 2 बच्ची हैं। बड़ी बेटी का नाम महानूर, महानूर की उम्र 12 साल। उसके बाद इनका एक छोटा बेटा है जिसकी उम्र 8 साल है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो रुखसाना और सरवर है ये अपने घर के अंदर अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन सरवर की जब शादी हुई थी तो शादी से पहले सरवर जो है वो एक शरबत की रेडी लगाया करता था। सर्दियों के अंदर जो है वो सब्जी की रेडी लगाता था और गर्मियों के अंदर जो है ये शख्स शरबत की रेडी लगाता था। नाज़रीन कराम, आप मेरी स्क्रीन पर सरवर का हुलिया देख सकते हैं कि मोहम्मद सरवर नामी इस शख्स ने जो है वो दाढ़ी रखी हुई है और दाढ़ी माशाल्लाह से बहुत बड़ी दाढ़ी रखी हुई है। इसके साथ साथ ये शख्स जो है वो अपने सर पर एक पगड़ी भी पहनता है और कंधे पर एक साफा भी रखता है। बज़ाहिर इसकी शक्ल से देखा जाए तो ये एक मजहबी शख्स लगता है, लेकिन इस शख्स की असलियत बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस शख्स का हुलिया ऐसा था कि ये इससे बड़ा मजहबी शख्स कोई हो भी नहीं सकता। शादी के चंद साल गुजरने के बाद मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये शख्स जो है वो अपना काम काज छोड़कर घर में बैठ जाता है। मोहम्मद सरवर जो पहले रेडी लगाया करता था वो अब रेडी भी नहीं लगाता बल्कि घर में बैठ जाता है। अब जो इसकी बीवी रुखसाना थी कभी पैसे अपने भाइयों से मांगती, कभी अपनी बहनों से पैसे मांगती, कभी किसी रिश्तेदार से, तो इस तरह मांग के जो है वो गुजारा कर रही थी। अक्सर रुखसाना अपने खामद से ये कहती थी कि तुम इस तरह घर में बैठ गए हो, इस तरह से तो घर नहीं चल सकता, तुम्हें कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा। ये शख्स अपनी बेगम रुखसाना को कोई भी जवाब नहीं देता। कुछ दिन तक तो ये शख्स खामोश रहता है, लेकिन इसकी ये रूटीन बन चुकी थी। अभी रुखसाना इसके मुतालिक बात करती कि तुम कोई ना कोई काम करो, कोई रेडी लगा लो ताकि घर का सर्कट हमारा चल पड़े। ये शख्स आगे से रुखसाना के साथ झगड़ा करना स्टार्ट कर देता था, फिर मारता पीटता भी था। आखिरकार रुखसाना इसके सारे इस मामले से तंग आकर बच्चे भूख का शिकार हो चुके थे। के हालात जो थे वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। बच्चे 2-2 3-3 दिन तक बच्चों को खाना नहीं मिलता था। इसी वजह से माँ से ये सारा कुछ देखा नहीं जाता था। रुखसाना एक दिन क्या करती है कि घर से बाहर निकलती है अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए और आखिरकार थोड़ी सी कोशिश के बाद रुखसाना को एक कोठी के अंदर आया जी का काम मिल जाता है।
रुखसाना मरती क्या ना करती, तो रुखसाना अपना काम करना शुरू करती है, लेकिन ये शख्स फिर भी जॉब करने के लिए नहीं जाता। ना ही कहीं पर रेडी लगाता है, ना ही दिहाड़ी लगाता है। इसे तो शर्म आनी चाहिए थी कि अब मेरी बीवी जो है वो काम करने लग गई है, बच्चे भूख से मर रहे थे। लेकिन ये शख्स कहीं पर काम नहीं करता, बल्कि उल्टा जो है वो अपनी बेगम से खर्चा मांगना शुरू कर देता है कि अब तुमने मुझे खर्चा भी देना है। उसी 20,000 रुपये में से ये अपने खामन को खर्चा भी दिया करती थी। तो साफ ज़ाहिर है, जब 20,000 में खर्चा देती थी अपने खामन को, बच्चों के फीसेस पे करती थी और इसके साथ घर के बाकी अखराजात भी पे करती थी। कभी ये पूरे होते थे तो कभी इस 20,000 में पूरे नहीं होते थे। इसके बाद जो है वो अक्सर रुखसाना जो है वो अपने खामन मोहम्मद सरवर से लड़ा करती थी, जिसके बाद झगड़ा काफ़ी हद तक बढ़ जाता था। मोहम्मद सरवर जो है वो अक्सर जो है वो रुखसाना को मारता पीटता गाली गलोच देता था। रुखसाना के घर में मुसलसल चिक चिक, कभी झगड़ा कभी मारपीट, ये सिलसिला जो था वो आम रूटीन बन चुका था। रुखसाना के घर के अंदर ये सारा कुछ जो था वो एक रूटीन बन चुका था। रुखसाना जो थी वो काम करने के लिए कोठी पर तो जाती थी, तो रुखसाना कोठी पर काम करते करते लेट हो जाती। जैसे वो अपने काम से लेट आती तो आगे से ये सरवर उसे क्या कहता था कि हाँ भाई, अपने यार से मिल आई, आशिक से मुलाकात करके आ गई है, तो तुझे फुर्सत मिल गई है, अब तेरे आशिक ने तुझे छोड़ दिया होगा ना, तू आ गई है अपने घर, तुझे घर की याद आ गई। आगे से रुखसाना उसे ये जवाब देती थी कि मैं एक शरीफ औरत हूँ, अगर मैं शरीफ औरत ना होती तो मैं कब का तुम्हें छोड़ के यहाँ से चली जा चुकी होती, तेरे साथ मैं इस तरह से तंगी के अंदर जिंदगी ना गुजार रही होती। तुझे पता है कि मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, मैं तो इसी वजह से जॉब करने के लिए निकली हूँ, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी, तुम खुद जॉब करते। रुखसाना इस तरह का जवाब देती तो ये रुखसाना को मारता पीटता ये आम तौर पर मामूल बन चुका था। छोटी छोटी बात के ऊपर रुखसाना को मारना पीटना गाली गलौज देना। जब भी रुखसाना कोठी से काम करते रुखसाना को लेट हो जाता तो इसकी यही हाल होता था। ये आगे से कहता था कि हाँ भाई, आज तू इतना लेट क्यों आई है, तेरे आशिक ने तुझे पकड़ लिया होगा ना, तेरे आशिक ने तुझे अब छोड़ा है। ये शख्स इस तरह की बातें किया करता था। दिन आता है 12 अक्टूबर का दिन। 12 अक्टूबर सुबह का टाइम होता है कि आज सुबह मामूल के हिसाब से रुखसाना अपने घर में उठती है, खाना बनाती है, अपने बच्चों को खाना देती है और उसके बाद स्कूल की यूनिफॉर्म उसे देती है। बच्चे तैयार हो जाते हैं और उसके बाद ये अपने खामन को कहती है तुम ऐसा करो, जाकर जो है वो बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाओ, घर के अंदर जो है वो बर्तन काफ़ी मिकदार में ख़राब हुए पड़े हैं, मैं इन्हें धो लूँगी, पर भी साफ सफाई करनी है और उसके बाद मैंने कोठी पर काम करने के लिए भी आज जल्दी जाना है। तुम ऐसा करो कि बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाओ। रुखसाना अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी खुद जाती थी और फिर उन्हें स्कूल से वापस घर ले आने की ड्यूटी भी रुखसाना के काम के अंदर शामिल थी। के दिन जैसे ही रुखसाना अपने खामन को ये कहती है कि तुम जाओ और बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाओ, ये आगे से जवाब देता है कि मेरी तो ड्यूटी है ही नहीं। रुखसाना बार बार जब कहती है तो ये शख्स बच्चों को साथ लेकर स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। जैसे ये बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो इसके दिमाग में गंदी सोच आना शुरू होती है। शख्स जो है वो सोचना शुरू कर देता है कि मेरी बीवी ने शायद मुझे इसलिए स्कूल बच्चों को छोड़ने के लिए भेजा है, पीछे इसने ज़रूर अपने आशिक को बुला के रखा होगा, उससे मुलाकात इसने करनी होगी, इसलिए इसने मुझे घर से बाहर निकाला है ताकि उसे वक्त मिल जाए और ये मुलाकात बड़ी आराम से घर में कर ले। ये बच्चों को स्कूल की गेट पर छोड़ते ही और ऐसे उल्टे पांव जो है वो भाग कर घर वापस आता है। जैसे ही ये मोहम्मद सरवर घर पहुंचता है तो आते ही ये घर की तलाशी ऐसे लेने लग जाता है जैसे कोई घर में छुप के बैठा हो और बार बार अपनी बीवी से पूछ रहा था कि कहाँ है तुम्हारा आशिक, में तुमने अपने आशिक को छुपा कर रखा हुआ है। आगे से रुखसाना ये जवाब देती है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं किचन में बर्तन धो रही हूँ, मुझे जहाँ पर तू देख के गया था मैं वहीं पर खड़ी हूँ और काम कर रही हूँ, तेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैंने तुझे कई बार समझाया तो किस तरह की बातें करने लग जाता है। इस शख्स आगे से रुखसाना को पकड़ के ये कहता है कि तुझे बात समझ नहीं आती, मैंने तेरे से जो कुछ पूछा है कि तुम्हारा आशिक कहाँ है। हाँ, मुझे लगता है कि तुमने अपने आशिक से मुलाकात करने के बाद उसे मेरे आने से पहले ही घर से भगा दिया है, मुझे अब तो ऐसा लग रहा है तुम जैसे मुझे जवाब दे रही हो। ये शख्स जो है वो रुखसाना को मारना और पीटना शुरू कर देता है। शख्स जो है वो रुखसाना को मार मार के थक जाता है और उसके बाद ये शख्स क्या काम करता है कि अपना जो इसने पगड़ी बांध के रखी होती है
उतारता है और रुखसाना के गले के अंदर जो है वो ऐसे गांठ बांध देता है और फिर जो है वो इसे दबाता जाता है और रुखसाना जो है वो अपने हाथ पांव मारती रहती है, छुड़वाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन ये शख्स जो है वो गुस्से के अंदर आकर उसे खींचता रहता है और उसकी गर्दन दब जाती है। उसके बाद क्या होता है कि रुखसाना की सांसें वहीं पर थम जाती है, रुखसाना वहीं पर फड़क फड़क के जो है वो रुखसाना की जिंदगी खत्म हो जाती है। जैसे ही इस शख्स को यकीन होता है अब मेरी बीवी की सांसें बाकी नहीं रही, उसके बाद ये शख्स क्या करता है कि एक बड़ा सा पॉलीथीन का बैग ले आता है। बैग के अंदर जो है वो अपनी इस बीवी को जो है वो पैक करता है। पैक करने के बाद एक और चादर ले आता है, उसकी तह लगाता है, एक और चादर ले आता है, फिर उसमें इसकी गठड़ी बांध कर घसीटता हुआ दरवाजे की तरफ ले जाता है। उसके बाद ये मोटरसाइकिल को दरवाजे के बाहर खड़ा करता है, उस गठड़ी को ये उठाकर जो है वो अपने सामने टैंकी के ऊपर रखता है और दरवाजे को बंद करता है, ताला लगाता है और उसके बाद रावी रोड की तरफ निकल पड़ता है। इतनी दौरान जैसे ही स्कूल का टाइम खत्म होता है, यानी कि 2 बजते हैं, तो बच्चे स्कूल से खुद चलकर वापस आ जाते हैं। इससे पहले रुखसाना बच्चों को स्कूल वापस ले आने के लिए खुद जाती थी। जो है वो जैसे ही घर आते हैं तो आकर क्या देखते हैं कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। इसी गली के अंदर बच्चों के मामू का भी घर होता है और उसकी खाला का भी घर होता है। ये अपने मामू के घर चले जाते हैं, मामा जो है वो इन्हें खाना वगैरह भी देते हैं, बच्चों को बैठाते हैं कि क्या पता जो है वो रुखसाना काम पर गई होगी, शाम को वापस आ जाएगी, ये तो लोफर आदमी है, भी इसका कोई भी पता नहीं लगता, कहीं पर भी निकल के चला जाता है। खैर क्या होता है कि रुखसाना का इंतजार करते करते शाम हो जाती है, लेकिन रुखसाना नहीं आती। क्या होता है कि जैसे शाम होती है तो इसके बाद ये रुखसाना का भाई जो है वो रुखसाना के नंबर पर कॉल पे कॉल करता रहता है, लेकिन रुखसाना का जो नंबर था वो कोई भी नहीं उठा रहा था। इसके बाद ये शख्स जो है वो रुखसाना के खामन यानी कि सर्वर के नंबर पे भी कॉल करता है, उसका नंबर भी कोई नहीं उठा रहा था। अब इसको शक पड़ता है और इसके बाद ये अपनी बहन को साथ लेता है और ये चले जाते हैं थाने में, और थाने में जाकर जो है वो एक FIR दर्ज कराने के लिए जाते हैं। वहाँ पर पुलिस इन्हें ये बताती है कि हमें एक लावारिस लाश मिली है, आप उसकी शनाख्त कर लें, क्या पता ये वही लाश हो जिसको आप ढूंढ रहे हैं। रुखसाना का भाई कहता है कि चलो आप हमें दिखा दें ये लाश। जैसे ही ये शख्स जो है वो लाश को देखते हैं तो उसके बाद ये फूट फूट के रोने लग जाते हैं। रुखसाना का भाई ये बताता है कि ये लाश तो मेरी बहन की है, इसके बाद ये आपको कहाँ से मिली है। इसके बाद पुलिस ने इनको सारी तफसील बताई कि इस तरह सुबह के टाइम एक खाकरोब हमें कॉल करके ये बताता है कि रावी रोड टोल प्लाजे के करीब जो है वो सड़क के किनारे पर एक गठड़ी पड़ी हुई है। मुझे लगता है कि इस गठड़ी के अंदर किसी की लाश है। जैसे हम वहां पर पहुंचे तो उसके बाद ये लाश हमें मिली थी, हमने इसे अपनी तहवील में ले लिया। इसके बाद पुलिस अब एक FIR दर्ज कराती है और ये FIR नामजद दर्ज की जाती है किसके खिलाफ, खावंद के खिलाफ। 70 घंटे के अंदर जो है वो पुलिस इसके खावंद को गिरफ्तार करके ले आती है और ये सारी की सारी तफसील जो मैंने आपको बताई है इसके खावंद ने अपने ही मुंह से ये सारा कुछ पुलिस को बताया है। सारा कुछ पुलिस के सामने उगल दिया है और सारी तफसील बता दी है जो मैंने आप लोगों के साथ तफसीलन जो है वो शेयर की है कि इसके साथ क्या हुआ था रुखसाना के साथ। जो है वो रुखसाना को मारने के बाद फिर खुद जाता है वहां पर फेंक के आता है। तो इस शख्स का ये जहन था कि मैं रोड के किनारे फेंकूंगा, कोई चील कौवे खा जाएंगे इसकी लाश को और मैं जो है वो इस चीज़ से बच जाऊंगा। अपने घर से भी फरार हो चुका था, लेकिन पुलिस ने अपने सोर्स लड़ाते हुए इस शख्स को अरेस्ट कर लिया। नाज़रीन किराम, यहाँ तक है हमारे पास इस केस की तमाम तर सूरत हाल। आप लोग इस केस के मुतालिक क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।